हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो मैं आज सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा कमाल की सीरीज लेकर आ गया हूँ। इस सीरीज में हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। उसका जन्म इतना ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से हुआ था कि पूरा का पूरा हेवन एंड अर्थ बुरी तरह से कांप गया था और पूरी दुनिया के अंदर केओस का माहौल छा गया था। लेकिन इस केओस के माहौल के अंदर किसी को भी नुकसान नहीं हुआ था, ना किसी की जान गई थी। तो अब चलिए बिना किसी बकवास के हमारे मिस्टीरियस हीरो के जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें कैपिटल सिटी के मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहीं पे एक शॉपकीपर अपने स्टिक के पास को सभी के सामने सो कर रहा था, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से सभी लोग उसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो गए थे। वही उस मार्केट से एक घोड़ा गाड़ी भी गुजर रही थी, जिसके अंदर एक प्रिंसेस बैठी हुई थी, जो कि अपने बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए कैपिटल सिटी के बाहर की ओर जा रही थी। प्रिंसेस के साथ वहाँ पर उसकी मेड और काफी सारे गार्ड्स भी मौजूद थे, जो कि उस मार्केट के खूबसूरत नजारे का मजा उठाते हुए कैपिटल सिटी के बाहर की ओर जाने लगी थी। साथ ही वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा भी हो चुका था, तो इसीलिए वह सभी लोग एक टेंपल में रुकने का फैसला करते हैं, जिसके बाद अगले दिन वो लोग मेडिसिन किंग को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। इसके बाद हमें उसी टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वह सभी लोग आज की रात गुजारने वाले थे। उस टेंपल के अंदर हम हमारे हीरो के साथ साथ एक ओल्ड मैन को भी देख पाते हैं, जो कि वहाँ पर प्रेयर करने के लिए आए हुए थे। उसल में दोस्तों यहाँ पर हमारे हीरो का नाम डाओफेंग है, जो कि वहाँ उस टेंपल को इतना जरा वीरान देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। उसे हैरान देखकर वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि आज से 7 साल पहले इस टेंपल के अंदर सभी लोग ही प्रे करने के लिए आया करते थे, लेकिन उसके बाद से पता नहीं क्यों लोगों ने आना बंद कर दिया। यहाँ पर अब मेरे अलावा कोई भी प्रे करने के लिए नहीं आता है। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर डाओफेंग ने भी हाँ कह दिया था, जिसके बाद वहाँ दोनों ही मिलकर उस मूर्ति के सामने प्रे करने लगे थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर डाओफेंग उस मूर्ति के सामने प्रे करता है, तो तभी अचानक से उसकी एक स्पिरिट बॉडी भी एक्टिवेट हो गई थी, जिसे उसने जानबूझकर एक्टिवेट नहीं किया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो गई। और उसके स्पिरिट बॉडी के एक्टिवेट होते ही हम देखते हैं कि उसकी पाँव धीरे धीरे करके उस मूर्ति के अंदर जाने लगी थी, जिस वजह से उस मूर्ति के अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होकर आसमान में चली गई थी। और ये एनर्जी इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी वजह से वहाँ पर आसमान में तूफान सा आ गया था, जिसे देख इधर से जनरल हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर उस माउंटेन टेंपल के अंदर हो क्या रहा है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाओफेंग अभी भी अपना पूरा रेस्पेक्ट उस माउंटेन गोड को दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपना रेस्पेक्ट उस माउंटेन गोड को देता है, तो तभी मिस्टीरियस तरीके से उस माउंटेन गोड की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो मूर्ति इतना ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ था कि वहाँ पर उन दोनों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। तभी इसी बीच वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अनर्थ हो गया। माउंटेन गॉड के मूर्ति के टूटने का मतलब यहाँ पर बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ी तबाही आने वाली है। और ये सब बातें वो ओल्ड मैन चिल्ला चिल्ला कर कहते हुए वहाँ से भाग गया था। दूसरी तरफ उस मूर्ति को टूटा हुआ देख डाओफेंग भोला बोलते हुए कहता है कि अरे यार, मैं तो यहाँ पर सिर्फ इन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए आया था, लेकिन पता नहीं अचानक से ये मूर्ति यहाँ पर कैसे टूट गई। शायद से बहुत ही ज्यादा पुराना होने की वजह से ये मूर्ति यहाँ पर टूट गई होगी। और अभी डाओफेंग वहाँ पर ये सब कहने में लगा ही हुआ था कि तभी इतने में वहाँ पर वही जनरल आ जाता है, जो कि उसे रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि छोटे भाई, बहुत ही ज्यादा रात होने की वजह से हम लोग यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे, तो इसीलिए हमने फैसला किया है कि आज की रात हम इसी टेंपल के अंदर गुजारेंगे। तुम्हें इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? इस पर डाओफेंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ रुक सकते हो, वैसे भी ये टेंपल मेरा नहीं है, मैं तो खुद यहाँ से गुजर रहा था। डाओफेंग की ये बात सुनकर जनरल भी उसे शुक्रिया कह देता है, जिसके बाद उन सभी लोगों ने रुकने के लिए वहाँ पर कैंप फायर लगा लिया था। साथ ही साथ जनरल ने अपने पास से एक मोमो निकालकर डाओफेंग को भी खाने के लिए दे दिया था, जिसे खाकर डाओफेंग को भी काफी ज्यादा मजा आ गया था। साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी। खाना पीना होने के बाद जनरल डाओफेंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कहाँ रहते हो? इस पर डाओफेंग भी खुशी खुशी उसे बताता है कि मैं पास ही के एक माउंटेन में अपने मास्टर के साथ रहता हूँ। मास्टर के कहने पर मैं यहाँ एक जरूरी काम करने के लिए आया था। ये सुनकर जनरल उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि वहाँ एक मेडिसिन किंग रहते हैं, क्या तुम मुझे उनके बारे में बता सकते हो कि वो हमें कहाँ मिलेंगे? जनरल की ये बात सुनकर डाओफेंग बताता है कि तुमने तो यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देरी कर दी, क्योंकि मेडिसिन किंग तो 4 साल पहले ही मारे जा चुके हैं। अब डाओफेंग की इस बात को सुनकर जनरल काफी ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर प्रिंसेस का इलाज कौन करेगा। और ये सोचकर वो दुखी होते हुए प्रिंसेस को बताता है कि प्रिंसेस, मुझे मालूम चला है कि मेडिसिन किंग तो कब का मारे जा चुके हैं। जनरल की ये बात सुनकर प्रिंसेस भी काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। हम देखते हैं कि वहाँ पर रात होने की वजह से सभी लोग ही सो चुके थे सिवाय जनरल के। तभी इसी बीच वहाँ पर जनरल को एहसास हो जाता है कि उन पर कोई चुपके से नजर रख रहा है, तो इसलिए वो भी तुरंत अपने स्पेयर को समन करके उस बंदे को बाहर आने को कहने लगे थे। जनरल की बात सुनकर तुरंत ही एक बंदा बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से सीधा उस घोड़ा गाड़ी के ऊपर लैंड करता है, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग नींद से उठ गए थे। और जैसे ही जनरल उस बंदे को देखते हैं, तो उनको मालूम चलता है कि ये मोटा कोई और नहीं बल्कि वही कमीना है, जिसे प्रिंसेस के सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया था, दूसरे सेक्ट का जासूस होने की वजह से। तभी जनरल उस मोटे से कहता है कि कमीना, आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जल्दी से यहाँ से वापस चले जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जनरल की ये बात सुनकर वो मोटा तुरंत ही अपने सोच उन पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्लेस लगा देता है, जिसकी वजह से जनरल के साथ साथ बाकी सभी सोल्जर्स भी वहाँ पर से काफी ज्यादा दूर जा गिरे थे, सिवाय हमारे हीरो डाओफेंग के। दूसरी तरफ से वो मोटा प्रिंसेस को गुस्से से कहता है, कमीनी जल्दी से बाहर आ, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे सेक्ट से बाहर निकालने की? आज मैं तुम्हें यहाँ पर जान से खत्म कर दूंगा। मोटे की ये बात सुनकर
सुनकर जनरल उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि साले आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई प्रिंसेस को धमकी देने की, आज तू यहाँ पर डेफिनेटली मेरे हाथों से मारा जाएगा। वही दूसरी तरफ दाओफेंग को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये लोग आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं, इसलिए वो चुपचाप उन लोगों के फाइट को देखने लग गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोटा लगातार जनरल पर हमला किए जा रहा था, जिसके सामने जनरल बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे। वो अपनी जान की बाजी लगाते हुए प्रिंसेस को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर में वो उस मोटे के हाथों से जान से मारे जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो मोटा जनरल को जान से मारने वाला था कि तभी इतने में हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक लकड़ी को उस मोटे के ऊपर फेंक के मारता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो मोटा काफी ज्यादा दूर पीछे खिसक गया था, जिसकी वजह से जनरल की जान वहाँ पर बच गई थी। अब हमारे हीरो को फाइट के बीच में आता हुआ देखो मोटा बिल्कुल गुस्से से पागल हो गया था। वो गुस्से से कह रहा था कि लड़के आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गए मेरे मामले में तांग कराने की, इनके साथ साथ तू भी यहाँ पर जान से मारा जाएगा। और ये कहकर वो मोटा अपना खतरनाक और रिलीज करने लग जाता है। वही दूसरी तरफ से जनरल दाओफेंग को यहाँ से भाग जाने को कहने लगे थे, वरना नहीं तो तुम भी यहाँ पर खामखा मारे जाओगे। लगता है कि यहाँ पर जनरल हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहा है। खैर जनरल की ये बात सुनकर दाओफेंग उनसे कहता है कि आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कोई भी आप सभी को हाथ नहीं लगा सकता। इतना कहकर हम देखते हैं कि दाओफेंग ने वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर दो हेवेली स्पिरिचुअल पिलर्स को भी फाइट करने के लिए समन कर लिया था, जो देखकर जनरल के साथ साथ बाकी सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि ये हेवेली स्पिरिचुअल पिलर्स इंसानों के कल्टीवेशन को दर्शाते थे कि वो कौन से लेवल पर है। यहाँ पर दाओफेंग का कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई था, इतना कि वो एक एल्डर की पोजीशन भी पा सकता है। दूसरी तरफ दाओफेंग का कल्टीवेशन लेवल देखकर उस मोटे की पैंट गीली हो गई थी। उसे यहाँ पर समझ में आ गया था कि वो दाओफेंग का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ये कहते हुए भाग जाता है कि साले तू अभी रुक, मैं अभी किसी को लेकर आता हूँ, तू आज बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा। उसके भाग जाने के बाद दाओफेंग भी भोला बनते हुए कहता है कि आखिर वो यहाँ से क्यों भाग गया, मुझे तो उससे फाइट करने का मौका भी नहीं मिला। दूसरी तरफ से उसकी जान बचाने के लिए जनरल दाओफेंग को शुक्रिया कहने लगे थे, साथ ही साथ वो उसकी तारीफें करते हुए ये भी कह रहे थे कि इतने कम उम्र में तुम इतने ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच गए, तुम तो सच में एक जीनियस हो। इस पर दाओफेंग भी मुस्कुराते हुए उनसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे मास्टर भी मुझे जीनियस कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों। तभी उस घोड़ा गाड़ी के अंदर से प्रिंसेस भी बाहर निकल कर आ गई थी, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ प्रिंसेस वहाँ पर दाओफेंग को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया भी कह रही थी, और कह रही थी कि अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज में मेरी मदद चाहिए तो तुम बिना झिझक मुझे बता देना। तो ये सुनकर दाओफेंग भी मासूम बनते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी आप लोगों ने मुझे खाना पीना खिलाया था, फिर भला मैं आप लोगों का एहसान क्यों नहीं चुका था। साथ ही वो प्रिंसेस से ये भी कहता है कि आपका तो कोई कल्टीवेशन ही नहीं है, कि आप कल्टीवेशन नहीं कर पाते हो। इस पर तभी प्रिंसेस की मेट गुस्से से उससे कहती है कि आखिर तुम इनके बारे में क्या ही जानते हो, इनकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, वो तो किसी एक मिस्टीरियस बीमारी की वजह से प्रिंसेस का कल्टीवेशन ब्लॉक हो गया है, वरना नहीं तो ये तुमसे भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। अपने मेट को इतना ज्यादा फरका हुआ देख प्रिंसेस उसे शांत करा देती है और कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें इसके सामने इतना ज्यादा रूड होना नहीं चाहिए। और ये कहकर वो दाओफेंग से पूछती है कि क्या सच में मेडिसिन किंग मारे गए, मुझे उनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। इस पे दाओफेंग बताता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि मेडिसिन किंग मर चुके हैं और उनका कहा बिल्कुल भी झूठ नहीं हो सकता। ये सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा सैड हो गई थी और कह रही थी कि लगता है कि मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है। खैर अभी ये सब बातें छोड़ो, वैसे तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम अभी कहाँ पे जाने की सोच रहे हो। इस पर दाओफेंग उसे बताता है कि मैं कैपिटल सिटी में जाने की सोच रहा हूँ, वहाँ पर मेरी एक सीनियर सिस्टर रहती है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी अपने सीनियर सिस्टर को नहीं देखा। मास्टर ने बताया था कि मेरी एक सीनियर सिस्टर भी है जो कि कैपिटल सिटी में रहती है, तो मैं उनसे ही मिलने के लिए कैपिटल सिटी जा रहा था। दाओफेंग की ये बात सुनकर प्रिंसेस उससे कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम भी कैपिटल सिटी की ओर ही जाने वाले हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ चल सकते हो अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो। खैर वैसे क्या तुम मुझे अपने सीनियर सिस्टर का नाम बता सकते हो, क्या पता मैं उसे पहचान लूं। इस पर दाओफेंग उसे बताता है कि मेरी सीनियर सिस्टर का नाम किन झाओ है। अब जैसे ही सभी लोग दाओफेंग के मुंह से किन झाओ का नाम सुनते हैं तो उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। ऐसा लग रहा था कि दाओफेंग की सीनियर सिस्टर कैपिटल सिटी की बहुत ही बड़ी तोप है, साथ ही साथ काफी ज्यादा फेमस भी है, इसलिए ही तो सभी लोग उसका नाम सुनकर ही हिल गए थे। उन सभी को हिला हुआ देख दाओफेंग भी मासूम बनते हुए उन लोगों से पूछता है कि क्या हुआ, आप सभी लोग चुप क्यों हो गए। वैसे मुझे मास्टर ने बताया था कि मेरी सीनियर सिस्टर कैपिटल सिटी में बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो क्या आप लोग उनको जानते हो। दाओफेंग की बात सुनकर प्रिंसेस उसे साफ साफ झूठ बोलते हुए कहते हैं कि हम उसको नहीं जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ कैपिटल सिटी चलो, वहाँ पर मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी सीनियर सिस्टर को ढूंढने में। प्रिंसेस की ये बात सुनकर दाओफेंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, साथ ही साथ वो उन लोगों के साथ जाने के लिए भी रेडी हो गया था। अब वहाँ ये सब बातें करते हुए उन लोगों को आधी रात का समय हो गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रिंसेस की हालत धीरे धीरे करके वहाँ पर खराब होने लगी थी। तो ये देखकर उसकी मेट तुरंत ही उसे घोड़ा गाड़ी के अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ ये देखकर दाओफेंग जनरल से सवाल करता है कि आखिर तुम्हारे प्रिंसेस को हो क्या रहा है, आखिर उसको कौन सी बीमारी है। इसमें जनरल उसको बताता है कि इसके बारे में तो मुझे भी मालूम नहीं है, इसका इलाज करने के लिए ही तो हम मेडिसिन किंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब वो तो इस दुनिया में ही नहीं रहे, पता नहीं अब प्रिंसेस का क्या होगा। लेकिन हमारी प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली है, जो कि इतने सालों से इतना ज्यादा प्रेम को बर्दाश्त करती आ रही है। खैर कोई बात नहीं, तुम अभी जाकर सो जाओ, मैं यहाँ पर निगरानी रखता हूँ। जनरल की यह बात सुनकर दाओफेंग भी सोने के लिए चला गया था, लेकिन पता नहीं क्यों आखिर उसे वहाँ पर नींद ही नहीं आ रही थी, तो
इसलिए वो वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। कल्टीवेशन करने की वजह से उसका ऑरा इतना ज्यादा रिलीज हो रहा था कि पूरी की पूरी जगह में ही फैल गई थी। उसके ऑरा की वजह से बुझी हुई आग भी दोबारा से जल गई थी। तभी उसका गोल्डन ऑरा जाकर उस घोड़ागाड़ी के अंदर मौजूद प्रिंसेस को भी टच करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रिंसेस की हालत जो कि काफी ज्यादा खराब थी वो अचानक से करके धीरे धीरे कम होने लग गया था। तो ये देखकर प्रिंसेस भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, आखिर ये गोल्डन ऑरा कहाँ से आ रहा है। तो इसी के बारे में चेक करने के लिए वो अपने मेट से भी कह देती है, जिस पर उसकी मेट चेक करते हुए बताती है कि इस समय डाउफेंग अपना कल्टीवेशन कर रहा है और उसके अंदर से ही ये गोल्डन ऑरा रिलीज हो रहा है। वो भी पता चलने पर प्रिंसेस तुरंत ही डाउफेंग को इस घोड़ागाड़ी के अंदर बुलाने के लिए अपने मेट को कह देती है, जिसमें उसकी मेट उसे मना करते हुए कहती है कि प्रिंसेस आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर उसने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो। इस पे प्रिंसेस उस पर भड़कते हुए कहती है कि जल्दी करो और उसे अंदर लाओ। प्रिंसेस की बात सुनकर उसकी मेट भी तुरंत ही डाउफेंग को घोड़ागाड़ी के अंदर आने के लिए बुलाने लगती है, लेकिन साथ ही साथ वो उसे धमकी भी दे रही थी कि अगर तुमने प्रिंसेस के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथों और पैरों को काट कर कैपिटल सिटी के बाहर लटका दूंगी। अब डाउफेंग के कल्टीवेशन बंद करने की वजह से प्रिंसेस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, तो इसलिए वो तुरंत ही डाउफेंग को अंदर आने को कहने लगी थी। डाउफेंग जैसे ही उस घोड़ागाड़ी के अंदर जाता है तो उसे देखने को मिलता है कि प्रिंसेस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो इसीलिए वो बिना देरी के अपना कल्टीवेशन वहाँ शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रिंसेस की हालत धीरे धीरे करके दोबारा से ठीक होने लगी थी। उसके बॉडी के ऊपर जमी हुई बर्फ भी हट जाती है, जिसके बाद प्रिंसेस अपनी जगह से उठकर डाउफेंग के पीछे बैठ गई थी और उसको कल्टीवेशन जारी रखने को कहने लगी थी, जिस पर अब डाउफेंग भी अपना कल्टीवेशन जारी रखने लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके प्रिंसेस की हालत ठीक होने लग गई थी। थोड़ा सा ठीक होने की वजह से हम देखते हैं कि प्रिंसेस वहाँ पर खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाते हुए डाउफेंग के ऊपर ही गिर गई थी, जिस वजह से डाउफेंग भी काफी ज्यादा घबरा गया था और इसी घबराहट के कारण उसने अपना कल्टीवेशन भी रोक दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रिंसेस की हालत वहाँ पर दोबारा से बहुत ही ज्यादा खराब होने लग रही थी। तो ये देखकर अब डाउफेंग अपने मन में खुद से ही कहता है, ऐसा लगता है कि मेरा कल्टीवेशन इसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएगा, मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। और इतना सोचकर हम देखते हैं कि डाउफेंग ने अपने स्पिरिचुअल पावर को सीधा ही प्रिंसेस के अंदर डालने लग गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रिंसेस के अंदर से धीरे धीरे करके गोल्डन ऑरा रिलीज होने लगी थी। उस गोल्डन ऑरा की वजह से प्रिंसेस की हालत वहाँ पर धीरे धीरे करके ठीक भी होने लगी थी, और तभी इसी बीच उस गोल्डन ऑरा की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हो गया था, जो कि बाहर में चारों तरफ फैल गई थी। वही उस घोड़ागाड़ी के अंदर हम देखते हैं कि प्रिंसेस पूरी तरह से ठीक हो गई थी, जो देखकर दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे। पर तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को एहसास होता है कि कोई बंदा उनकी तरफ बहुत ही तेजी से अपना किलिंग इंटर रिलीज करते हुए आ रहा है, और दोस्तों शायद से ये बंदा उसी मोटे का दोस्त होगा। और दोस्तों इसके साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो गया। दोस्तों आप सभी को ये न्यू सीरीज कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।